केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट बुधवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2023-24 पेश किया। 2023-24 के बजट में 7 प्राथमिकताएं रखी गई हैं। समावेशी विकास, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, स्किल को निखारना, हरित वृद्धि, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। बजट को केंद्र सरकार ने अमृतकाल का बजट बताया तो विपक्षी नेताओं ने इसे चुनावी बजट करार देते हुए कहा कि इसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं। वित्त मंत्री ने बजट में आम नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा 5 से बढ़ाकर 7 लाख कर दी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को जमा सीमा भी 15 से बढ़ाकर 30 लाख की गई। केंद्रीय बजट में महिलाओं के नई बचत योजना का ऐलान। महिला सम्मान बचत पत्र के तहत 2 साल तक की बचत पत्र 7.5% पर मिलेगा ब्याज। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना का ऐलान किया। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर जोर के साथ कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए। इस साल बजट में युवाओं के रोजगार के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश होगा। एकलव्य स्कूलों में 38,000 टीचर्स कर्मचारियों की भर्ती। 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना का लाभ। बजट में रेल और रक्षा बजट में बढ़ोतरी। रेलवे के लिए 2,41,000 करोड़ आवंटित। रक्षा बजट 13% की बढ़ोतरी के साथ 5,94,000 करोड़ हुई। वित्त मंत्री ने कोरोना की वजह से सुस्त पड़े मझोले और छोटे उद्यमों के लिए कर्ज गारंटी 9,000 करोड़ रुपए किया। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की गई। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि की दर 7% रखी गई है, जबकि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रखने का अनुमान रखा गया है। बजट 2023-24 में महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को राहत देने की कोशिश। टीवी, मोबाइल, लैब में बने हीरे, इलेक्ट्रॉनिक कार, ऑटोमोबाइल, खिलौने, साइकिल और रबर के सामान सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी से महंगे होंगे सोने, चांदी और हीरे। सिगरेट, विदेशी किचन चिमनी के साथ खिलौने, साइकिल भी होंगे महंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक करार दिया। पीएम ने कहा, अमृतकाल के पहले बजट को विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीबों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। आम बजट का वित्त मंत्री ने इसे संतुलित बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीतारमण ने कहा, बजट में एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। एमएसएमई देश की आर्थिक तरक्की का इंजन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट को मित्रकाल बजट करार दिया। राहुल ने कहा कि भविष्य निर्माण का अभाव, रोजगार और जीएसटी असंतुलन पर भी कोई ठोस प्रावधान नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम बजट को चुनावी बजट बताया। खड़गे ने कहा कि गरीब बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ नहीं। 2 से 4 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर पेश हुआ बजट। सरकार ने पेश की है। ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। और जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की बात उन्होंने नहीं की। तो गरीबों के लिए भी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी आम बजट पर निराशा जताई। चौधरी ने कहा कि युवाओं के रोजगार और महंगाई से त्रस्त जनता को राहत पर कुछ भी नहीं किया गया है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ हैं। सर, आज बजट पेश किया गया और सरकार कह रही है कि अमृतकाल का ये बजट है, सबके कल्याण के लिए बजट है। देखिए, ये सरकार और सबके कल्याण, ये विपरीत शब्द होते हैं। अमृतकाल बीजेपी पार्टी के लिए हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों को जिंदगी की तरफ पर झांक के देखिए, इन लोगों की जिंदगी में गरल काल आ गए। हर चीज में जिस तरह के दामों की इजाफा हो रहे हैं, इसमें आम लोगों की जिंदगी में बड़ी परेशानी हो रहा है। आर्थिक हालत जर्जर होते जा रही है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी आम बजट पर निराशा जताई। ममता ने बजट को राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए जनविरोधी करार दिया। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने राज्यवार आवंटित बजट पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कहा कि 1,75,000 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स देने के बावजूद दिल्ली में मात्र 325 करोड़ दिल्ली के लिए आवंटित हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आम बजट 2023-24 को अदूरदर्शी बताया। नीतीश ने कहा कि हर साल बजट में प्राथमिकता बदल जा रही है, लेकिन पैसे से अभाव में पूरी नहीं हो पा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बजट को अल्पसंख्यकों के साथ धोखा बताया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बजट में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के फंड में 40% की कटौती की है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आम बजट को नील बटा सन्नाटा बताया। तेजस्वी ने कहा कि बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं। भगा गया है सुनबट्टा सन्नाटा। आप लोग जान रहे सुनबट्टा सन्नाटा। आप बताओ क्या मिला? मिला होता तो पूछते ना कि ये बिहार को मिला है। हम तो आपसे जानना चाहते क्या मिला। हम लोग तो जानते ही थे भाजपा के लोग बिहार को कुछ देंगे। सौतेला व्यवहार कर रहे। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने भी आम बजट को बेमतलब बताया। रामगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार के बजट में किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। हमारे साथ रामकृपाल यादव है। बजट पर जो आपकी पहली प्रतिक्रिया है, रोजगार, महंगाई, इन सब को लेकर क्या है? देखिए, महंगाई पर रोक की कोई व्यवस्था नहीं। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई इन्होंने व्यवस्था उसमें नहीं की। और किसानों को जो उनकी मूल का मिलना चाहिए सही, उसके गारंटी कोई व्यवस्था नहीं की, नहीं की। और सबसे खराब बात यह है कि इनकम टैक्स में 2 रिजीम चल रहे हैं, एक नई एक पुरानी। आम बजट के बाद आज विपक्षी दलों की सुबह 10 बजे अहम बैठक में महंगाई, रोजगार, जीएसटी, एमएसपी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। कांग्रेस आम बजट को धोखा बताते हुए मोदी सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में है। आज कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी। बैठक में बजट की कमियों पर चर्चा होगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा की शुरुआत संभव। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय निर्धारित किया है। पीएम मोदी 7 फरवरी को लोकसभा में दे सकते हैं चर्चा का जवाब। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलना है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 5 बजे अहम बैठक। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। नागालैंड में 16 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी एमएलसी चुनाव के आज आएंगे नतीजे। आज बरेली, झांसी, गोरखपुर और कानपुर में होगी मतगणना। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीट के लिए सोमवार को मतदान हुआ था। 5 सीटों के लिए 63 उम्मीदवार मैदान में। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव 6 फरवरी को होगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेयर, डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के चुनाव तारीख पर मुहर लगा दी है। केजरीवाल सरकार ने भेजा था चुनाव तारीखों का प्रस्ताव। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव तारीख पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी प्रतिक्रिया। कहा, आपका मेयर न बने इसलिए बीजेपी कर रही है साजिश। दिल्ली के लोग एमसीडी के शासन में बीजेपी से दुखी थे। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन करेंगे। 104 कमरे वाले भवन निर्माण पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आईईडी भी बरामद। मॉड्यूल के खुलासे के बाद कुछ और गिरफ्तारियां संभव। यूपी के बाराबंकी में किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज में अचानक गैस लीक होने से मचा हड़कंप। जहरीली गैस के रिसाव से कई बच्चों की बिगड़ी तबीयत। 10 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिमस्खलन से 2 विदेशी नागरिक की मौत। हिमस्खलन में दबे 19 अन्य विदेशी पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत, 9 जख्मी। देहरतई शेखपुरा रोड पर गन्ने से लदे ट्रक और पिकअप वैन में हुई टक्कर से हुआ हादसा। हरियाणा के गुरुग्राम में NH8 पर बुधवार रात लगा 3 किलोमीटर का लंबा जाम। सिग्नेचर टावर के से राजौरी तक जाम से सैकड़ों वाहन फंसे। जम्मू के नरवाल इलाके में 2 मंजिला इमारत गिरी। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। बगल में चल रहे निर्माण कार्य की वजह से गिरा मकान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल गर्मियों में कर सकते हैं दौरा। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के अधिकारी के बीच पीएम मोदी के दौरे की संभावित तारीखों पर चर्चा हो रही है। कनाडा में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर गौरी शंकर पर हुए हमले से भारतीय समुदाय गुस्से में है। भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने ट्वीट कर पीएम जस्टिन ट्रूडो से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। यूएई के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक ने दुबई में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर भारत के राजदूत संजय सुधीर भी मौजूद रहे। नाहयान ने भारत को करीबी मित्र बताया। भारतीय मूल की अमेरिकी रिपब्लिकन नेता निकी हेली 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी। निकी 15 फरवरी को अपनी दावेदारी का आधिकारिक ऐलान कर सकती हैं। निकी 2 बार साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं। अमेरिका भारत को लड़ाकू विमानों के इंजन की अहम तकनीक दे सकता है। दोनों देश जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजनों का संयुक्त उत्पादन कर सकते हैं। रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका ये कदम उठा सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नए रक्षा कार्यक्रम का ऐलान किया है। रक्षा कार्यक्रम 7 फरवरी को कैनबरा में लॉन्च किया जाएगा। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित आवास पर एफबीआई की छापेमारी। दबिश में जांच एजेंसी के हाथ नहीं लगे कोई विशेष दस्तावेज। आवास से गोपनीय दस्तावेज मिलने को लेकर घिरे हुए हैं बाइडेन। भारत ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के उपनेता अब्दुल रहमान मक्की यूएन लिस्टेड आतंकी घोषित किया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू। लश्कर चीफ हाफिज सईद का साला है मक्की। पाकिस्तान में पीएमएलएन के नेता मरियम नवाज ने पेशावर हमले के लिए पूर्व आईएसआई प्रमुख को दोहराया जिम्मेदार। मरियम ने पूर्ववर्ती इमरान सरकार पर भी साधा निशाना। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने आतंकवाद पर अपने देश की गलत नीतियों को कबूल किया। सनाउल्लाह ने कहा कि हमने जिन्हें सोवियत के खिलाफ मुजाहिदीन बनाया था वो अब आतंकी बन गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब के मियांवाली में टीटीपी आतंकियों ने किया पुलिस थाने पर फायरिंग। मेकरवाला पुलिस स्टेशन पर हुए हमले के जवाबी कार्रवाई पर आतंकी भाग निकले। पाकिस्तान को फंड देने से पहले समीक्षा के लिए आईएमएफ की टीम को 2 टूक अल्टीमेटम। कहा हमारी शर्तों को मानने और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने पर ही फंड मिलेगा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को इस्लामाबाद के एक अदालत ने दी जमानत। राजद्रोह केस में बंद फवाद को कोर्ट ने फौरन रिहा करने का आदेश दिया। फवाद को पिछले हफ्ते लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। सिंगापुर में आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। 18 साल का छात्र मोहम्मद इरफान ऑनलाइन आईएस से प्रभावित होकर सैन्य ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा था। यूक्रेन ने रूस की शक्तिशाली और अत्याधुनिक H-101 मिसाइल को मार गिराने का किया दावा। यूक्रेनी सेना ने ट्विटर पर मार गिराए गए रूसी मिसाइल की तस्वीर साझा की। ब्रिटेन के वेतन बढ़ोतरी को लेकर 124 सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने की हड़ताल। 1 लाख कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल सहित कई सेवाएं प्रभावित। पीएम सुनक के प्रवक्ता ने सामूहिक हड़ताल को बताया अफसोसजनक। कहा बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से आम लोगों की बढ़ेगी परेशानी।